हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चे आज है इकोनॉमिक्स की क्लास और इकोनॉमिक्स क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर या फिर यूनिट कह लीजिए। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट्स के दो यूनिट्स हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट्स, एग्रीगेट सप्लाई के बेसिक्स, फिर हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये सारा कुछ कर लिया, उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी इनकम भी पढ़ लिया जिसके अंदर। अब बच्चे जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। आप पीछे देख सकते हैं चैप्टर का नाम मैंने लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं दो इक्वेशंस तैयार कर रहा हूं जिससे आपको मैं एग्री कराऊंगा। क्या देखने में इन इक्वेशन से आप इस चैप्टर को कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। तो बच्चे मैंने दो प्रॉब्लम्स यहां पर दिखाने की कोशिश की, एक डेफिशिएंट डिमांड और एक एक्सेस डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है बच्चे जब डिमांड आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो आपके एग्रीगेट सप्लाई से। और बच्चे जब भी मैं एडीएस बोलता हूं तो आप सबको पता है दैट इज प्लान्ड एडी, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। ये चीज आप अपने ध्यान में रख करके चलेंगे। तो देखिए मैं दोनों सिचुएशंस को अगर एक इक्वेशंस के जरिए बताऊं तो बच्चे अगर मेरा एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है तो आप सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये तो सिचुएशन जो बन रहा है वो डेफिशिएंट डिमांड का है, डेफिशिएंट डिमांड का है। सिंपल बात, क्यों? क्योंकि हमारा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, और एक्सेस डिमांड के लिए अगर मैं इक्वेशंस तैयार करूं बच्चे, अगर एक्सेस डिमांड के लिए तो ये देखिए आपका एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन सिंपली ढंग से आप देख सकते हैं, दिस इज एक्सेस डिमांड। अब आप ये दोनों इक्वेशन से बहुत आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं पूरे के पूरे चैप्टर को। हम लोगों ने प्लान्ड एडी, प्लान्ड एएस के विषय में पहले भी सीख करके रखा, सिंपल कॉन्सेप्ट सीख रखा, इनके कंपोनेंट्स को सीख रखा। हम लोग जब एएस की बात करते हैं तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि सर उसे हम इनकम से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन सर ये प्रॉब्लम क्यों है? डेफिशिएंट डिमांड है तो प्रॉब्लम क्यों है? एक्सेस डिमांड है तो प्रॉब्लम क्यों है? बच्चे अगर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का भी चैप्टर आपने किया है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट या इनकम या जीडीपी जो भी आप बोल लीजिए, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया है कि जब हमारे इकोनॉमी में ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो आपको याद होगा कि उसमें मैंने आपको ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी कि हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक ज्यादा रह जाएंगे या हमारे पास परिस्थिति ऐसी नहीं होगी कि डिमांड ज्यादा है तो हम उसको सप्लाई को मीट कर सके। तो इन दोनों परिस्थितियों में हमें नुकसान ही होता है, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा है। तो प्रॉब्लम तो है, नो डाउट, अगर हम इक्विलिब्रियम के स्टेट पे नहीं है तो प्रॉब्लम तो है, मगर दिस इज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे प्रॉब्लम है। तो इन्हीं को पूरा का पूरा चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा करना और एग्जामिनेशंस में भी आपके खूब आता है ये, ठीक है। चलिए इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अब मैं आपसे एक चीज बात करने वाला हूं दो परिस्थितियों पे, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। दो शब्द शायद आपने पहले भी 10th क्लास के अंदर समझा होगा कभी, या 11th के अंदर भी अगर आपने पढ़ा है तो आपने भी सुना होगा कभी, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। बच्चे दो टर्मिनोलॉजी में लेकर के आ रहा हूं, ये देखिए मैं दोनों टर्मिनोलॉजी को यहां पे लिख रहा हूं। एक को लिख रहा हूं मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, और एक मैं लिख रहा हूं फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये दोनों टर्म को मैं क्यों लिख रहा हूं बच्चे? अंडर एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब सर हमारे इकोनॉमी में पूर्णतः पूरी तरीके से रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड नहीं है, यानी सब कोई एम्प्लॉयड नहीं है, तो निश्चित तौर पे हमारे रिसोर्सेज अनयूटिलाइज चल रहा है, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि पूरी की पूरी तरीके से अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और फुल एम्प्लॉयमेंट में सर पूरी की पूरी तरीके से रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल हो चुका है, पूरा का पूरा रिसोर्सेज इस्तेमाल हो चुका है, लोग फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। मैं भी इनकी टर्मिनोलॉजी में आऊंगा, क्या फुल्ली एम्प्लॉयड होता है, क्या अंडर एम्प्लॉयड होता है, बट देसी भाषा में यहां सारे लोग फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, यहां हमारा पूरा रिसोर्सेज इस्तेमाल हो चुका है, और यहां पर हमारे अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है इकोनॉमी के अंदर। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से हम लोग अपने एम्प्लॉयड नहीं हैं, हमारे यहां सारे लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं, हमारी सारी रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड नहीं है, तो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी की स्थिति है। अब आप समझिएगा, जब मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो आप सबको पता है एडी इज इक्वल टू एएस, आप सबको पता है। अगर मैं इक्विलिब्रियम, अभी पिछला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी इसको आप दिमाग से बाहर निकालो। अभी मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो आपको पता है सर एडी
इज इक्वल टू एएस की परिस्थिति में, यानी प्लांट एडी इज इक्वल टू प्लांट एएस की परिस्थिति में हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हमारा इक्विलिब्रियम का स्टेट है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं बच्चे, ये इक्विलिब्रियम का स्टेट जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट में ही हो। तो हमारे मन में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है कि सर जब हम अपने पूरे के पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर चुके होंगे, जब हमारा पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट आ चुका होगा इकोनॉमी के अंदर, तो ही क्या हम इक्विलिब्रियम पोजीशंस में रहेंगे? तो मैं आपको बोलूंगा नहीं भैया, एडी इज इक्वल टू एएस आपके फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है और एडी इज इक्वल टू एएस आपके अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल है। याद रखिएगा, यानी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इक्विलिब्रियम का स्टेट दोनों ही इकोनॉमी में दिख सकता है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी हो और जब अंडर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी हो। तो याद रख लीजिएगा, दोनों के अंदर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशंस देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए ये पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि आगे चल करके जब मैं प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड चर्चा करूंगा तो मैं आपसे यह भी डिस्कस करूंगा कि कौन सी इकोनॉमी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली चल रही है या फुल एम्प्लॉयमेंट वाली चल रही है। तब जाकर के आप ये पूरी की पूरी कंसेप्ट समझ पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत समस्या आएगी। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर दिया? क्विक रिकैप। सर हमें प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेट डिमांड में कमी यानी दैट इज डेफिशिएंट डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड जो अधिक होता है आपके एग्रीगेट सप्लाई से, उसका डिस्कशन करना है। लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज इक्विलिब्रियम का भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्थितियां इक्विलिब्रियम से विपरीत जा रही हैं, चाहे ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, इक्विलिब्रियम को ये डिससेटिस्फाई कर रही हैं। तो जब बात हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की तो इक्विलिब्रियम की परिस्थितियां दोनों इकोनॉमी में आ सकती हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। इसलिए यहां तक की सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बच्चे मैं शुरू से ना एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने टर्मिनोलॉजी है मैं आपको ये डिस्कस करना चाहता हूं। याद रखिएगा, हमारा इक्विलिब्रियम मे बी इन अंडर एम्प्लॉयमेंट, मे बी इन फुल एम्प्लॉयमेंट। इस बात को मैं लिख भी देता हूं। अब मैं इधर का मिटा रहा हूं और इस बात को लिख रहा हूं। मैं इस बात को लिख रहा हूं और स्टार करके आप सारे बच्चे नोट कर लेंगे कि इकोनॉमी यानी वी मे अचीव इक्विलिब्रियम इन पहला फुल एम्प्लॉयमेंट और दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट। भैया क्योंकि भैया ये मेरे कंडीशंस किसी भी इकोनॉमी में आकर के सेटिस्फाई हो सकते हैं, इसलिए हम लोग अपने इक्विलिब्रियम को दोनों ही पोजीशंस में देख सकते हैं। तो जब हम अपने एग्रीगेट डिमांड की कमी या फिर एग्रीगेट डिमांड के एक्सेस को यानी डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को समझेंगे तो ये भी समझेंगे कि कौन सी इकोनॉमी की बात हो रही है सर, किस इक्विलिब्रियम से भटका है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से भटका है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से भटका है, वो सारे डिस्कशंस आएंगे। तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी को आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसकी भूमिका बना दी मैंने चैप्टर्स की। अब मैं आपके साथ जो स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपका नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बहुत सारी ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसको डिस्कस कर ले। 1 से 4 नंबर में वो भी कभी कभी आ जाते हैं। फिर मैं वापस आपको इन सारी परिस्थितियों के अंदर लेकर के आऊंगा बच्चे। आइए फटाफट, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर ले। 2 टर्मिनोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसको सबसे अधिक समझ करके हम लोग को चलना है बच्चे। आइए सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालेंगे, सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालेंगे, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। सब स्टार मार्क बना करके लिखेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स, इससे अच्छा हम लोग टॉपिक क्या डाल देते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो कई सारे टर्मिनोलॉजी हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी हम लोग बच्चे ले करके आ रहे हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आपके साथ। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के विषय में हम लोग समझेंगे बच्चे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके बहुत काम भी आने वाला है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। और मैं शब्द साथ में इस्तेमाल कर देता हूं इक्विलिब्रियम। हालांकि डिस्कशन बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसके ऊपर कर लिया है, मगर फिर भी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग बोल सकते हैं दैट इज फुलर यूटिलाइजेशन।
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को बच्चे हम लोग यहां पर डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अंदर जब इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यस, तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं इसे टेक्निकल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूं कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं बच्चे, तो मैं क्या बोलूंगा? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर, याद रखिएगा, क्या सब कोई को जॉब मिल रहा है? तो बच्चे इस शब्द को बड़े ध्यान से रखिएगा, मैंने वेयर करके लिखा है कि जो भी जॉब चाहता है, जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करना चाहता है, उसको काम मिल रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर ऑल, जिनको भी काम चाहिए एट एग्जिस्टिंग रेट, ऑल हु आर विलिंग to work at the existing wage rate gets the work. That is full employment. All who are willing to work at existing rate. Existing में रेट लिख रहा हूं तो वेज रेट समझेंगे आप। वेज रेट मतलब जो दाम मिल रहा है उनको, उनके काम के बदले। अगर जितने लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, जो भी all who are willing और उनको अगर काम मिल रहा है तो गेट्स द वर्क, यहां पर लिख रहा हूं मैं गेट द वर्क। बस ये समझ लीजिए बच्चे, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर। और अगर सर इसके अंदर हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करें तो, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसके पहले जो मैंने आपको परिस्थितियां समझाई कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन जहां पर क्या हो रहा है आपको, एएस इज इक्वल टू एडी विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आप वहां पर बोल देंगे। इससे पहले मैंने वो सारी चीजें आपको बता रखी है, तो मैं टर्मिनोलॉजी में आपको फुल एम्प्लॉयमेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है सर। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आ रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब मैं बच्चे कहता हूं अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो आपको पता है कि मैं कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा करने वाला हूं। मैं किसकी चर्चा करने वाला हूं? मैं अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा करने वाला हूं बच्चे। तो मैं यहां से मिटा रहा हूं, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब मैं जो अगला डिस्कशन कर रहा हूं आपसे, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट की। दूसरे नंबर पे बात मैं कर रहा हूं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। जब हमारा एडी इज इक्वल टू एएस हो जाएगा, जहां हमारा अनयूटिलाइज्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेस चल रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं वापस से लिखा दूंगा चीज को। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट की। तो जब मैं बात करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी आपको इसमें पता चल रहा है कि सर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट, नथिंग। और मैं क्या बात कर रहा हूं? बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। तो बेरोजगारी में दो प्रकार की बेरोजगारी होती है बच्चे, मैं आपको आपके पर्सनल लाइफ से कोरिलेट कराऊंगा। दिस इज, दो प्रकार की बेरोजगारी होती है। देखिए, नंबर 1 होता है वॉलेंटरी, यानी अपने मर्जी से, स्वेच्छा से, और एक होता है बच्चे इनवॉलेंटरी। तो ये दो टर्मिनोलॉजी हम लोग लिख रहे हैं यहां पर, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और यहां पर बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और इन दोनों को बच्चे हम लोग समझ करके चलेंगे। अब आपको पता होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जहां काम होता है मगर कहते हैं नहीं यार मुझे तो काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है। यानी ये वो लोग हैं बेरोजगार जो रोजगार चाहते ही नहीं है। दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। ऐसा नहीं है इनके पास काम नहीं है, काम होते हुए भी कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। दे चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। देसी भाषा में इन्हें कहा जाता है कामचोर, यानी काम है मगर उससे जी चुरा रहे हैं ये। इनको कहते हैं बच्चे हम लोग वॉलेंटरली, अपनी स्वेच्छा से, अपनी पसंद से, अपने रजामंदी से ये अपने आप को अनएम्प्लॉयड कर रखे हैं, कह रहे हैं हमें काम की जरूरत नहीं है। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या बच्चे? ये अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है, ये काम करना चाहते हैं मगर इन्हें काम मिल नहीं रहा है।
दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोनों चीज आप समझ करके चलिएगा। तो दो प्रकार के काम बेरोजगार आपको मिलेंगे। अभी कोरोना में तो बहुत सारे प्रकार के बेरोजगार दिखने के लिए मिल गए। जो ऐसे भी काम नहीं करते थे वो अपने घर आ गए हैं। आधे से ज्यादा तो ऐसे ही बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। कंपनियां कब का निकाल चुके, लेकिन इज्जत बेचारे कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जी हमारा तो। लेकिन कई लोग जेन्युइनली काम चाहते हैं मगर उनको इस समय काम मिल नहीं रहा है। दैट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और जितने नए नए इंजीनियर्स और ये सब बने हैं, एमबीए, जिनको जॉब था ही नहीं, कहे चलो कोरोना ने तो इज्जत बता दी, 6-7 महीने तो घर पे बैठेंगे, ये बोल करके कि कोरोना की वजह से है। वो ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है काम करना कभी, तो वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में। इनको मैं देसी भाषा में कामचोर भी बोल सकता हूं। काम चोर, ये देखिए काम चोर है। चलिए लिख मत देना एग्जामिनेशन में जाकर के काम चोर। चलो भाई आ जाओ यहां पर। तो सर हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कौन सी है? इनके चलते हैं कि इनके चलते हैं? चलते नहीं, मतलब प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हम इकोनॉमी में देखते हैं बड़ी चिंता की विषय होती है। हमें लगता है अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना चाहिए। तो बताओ सरकार चिंता क्यों इनकी करती होगी? इन कामचोरों की करती होगी या इनकी करती होगी जो काम करना चाहते हैं मगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है? तो आपका मन भी कह रहा होगा बच्चे कि नहीं सर, सरकार, इकोनॉमी, देश इनकी चिंता करती होगी। क्यों? क्योंकि दे आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग। क्या है? नो वर्क फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। विलिंग टू वर्क यानी ये काम करना चाहते हैं मगर इनके लिए काम नहीं है। और यहां पर आकर के क्या लिखोगे? दे willfully do not wish to work even if there is work। याद रखिए, मैं सारी बातें आपको बच्चे एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखाता हूं। बाकी आपको किताब से इनके अच्छे लैंग्वेज मिल जाएंगे मगर नॉर्मल लैंग्वेज में इसलिए लिखाता हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको। वरना अगर इस परिस्थिति को समझाना हो तो आप लिख सकते हो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द पीपल हु विलफुली ऑप्ट नॉट टू वर्क, यानी दे आर नॉट वर्किंग इवन इफ दे आर हैविंग द वर्क। यहां लिखेंगे इट रेफर्स टू अ सिचुएशंस वेयर पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। दिए हुए वेज रेट पे काम करना चाहते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग टू वर्क। तो बच्चे ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रख करके चलना है। और कंक्लूजन जो फाइनल ड्रॉ करेंगे बच्चे हम लोग कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है हमारी इकोनॉमी का, तो हमेशा हम लोग बोलेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ही हमारा प्रॉब्लम है। चलिए तो आ करके हम लोग सारे बच्चे यहां पर कंक्लूजन भी लिखते हैं। इतना करने के बाद मैं मिटा रहा हूं, मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं यहां पर। आप इसके बाद आप सारे बच्चे मेरे साथ कंक्लूजन लिखेंगे और कंक्लूजन में क्या स्टार करके लिखेंगे? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम ऑफ, याद रखिएगा, प्रॉब्लम ऑफ वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो लोग काम चाहते हैं मगर उनको काम नहीं मिल रहा है, वही हमारे लिए प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो याद रखिएगा ये सिचुएशंस को ही हम लोग कहते हैं। तो 1-2 नंबर में आ सकता है, हालांकि हम लोग को पूरा फोकस अंडर इक्विलिब्रियम पे जाकर के चलना है हम लोग को, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे डिस्कशन करना है और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे ज्यादा डिस्कशन करना, मगर ये टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। चलिए तो ये हम लोगों ने सारी परिस्थितियों को समझ लिया बच्चे। मैं अभी आपको मैं मिटा रहा हूं यहां से। अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दी कि फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको अभी डिस्कस किया और आप सबको बताया कि देखो भाई फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि पूर्णतः जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल गया है। तो एक क्वेश्चन आ गया, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आया, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है? सीधा समझिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर स्टार करके कि क्या इज फुल एम्प्लॉयमेंट
is full employment refers to zero unemployment। अब आपके सामने एक प्रश्न आ गया, क्या हम फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट समझें, यानी क्या हम ये माने कि पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई भी बेरोजगार नहीं है? क्या बेरोजगारी है ही नहीं? तो बच्चे जवाब आता है नो नो। अब आप पूछोगे सर क्यों? सबसे पहले तो आपके पास जाएगा सर वो कामचोर भी तो बैठे, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, वो प्रॉब्लम ऑफ मान के चलिए अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, उनकी बात ही मत करिए, उनकी बात ही मत करिए। चलिए, लेकिन सर तब कैसे होगा? बच्चे, हमेशा इकोनॉमी में कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देयर इज ऑलवेज, इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल देयर इज सम अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर लिख दें हम लोग यहां पर नो, यहां मैंने आंसर लिख दिया। अब उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल देयर इज सम अनएम्प्लॉयमेंट। और आपका दिमाग चक्कर खाएगा कि सर कैसे, बताओ। तो सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए, इसी परिस्थिति को बच्चे हम लोग कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कुछ ना कुछ तो अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरे के पूरे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी कुछ ना कुछ है, उसी को हम लोग कह रहे हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट पे पूरी की पूरी चर्चा हम लोग चलाएंगे बच्चे। तो हम आपको कुछ रेफर करना चाहते हैं, आप समझिएगा कैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट आती है। समझिएगा बच्चे, आपको पता है कि कुछ लोग जॉब में हैं मगर उन्हें जॉब शिफ्ट करने का मन करता है, कहते हैं कि नहीं जी हम जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं। अब सोचिए, एक जॉब को छोड़कर वो दूसरे जॉब में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बीच के कुछ पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, क्योंकि आज छोड़ते ही कल वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कोई नई कंपनी। आज छोड़ा और एक हफ्ते बाद नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो बीच का एक वीक पीरियड बच्चे वो अनएम्प्लॉयड हैं। दैट इज नेचुरल। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। कुछ लोग काम तो करते थे मगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया बच्चे, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया। जैसे आपको पता होगा रेलवे के अंदर पहले वो टिकट आता था कागज वाला, आपने शायद वो नहीं देखा होगा, लेकिन आप अपने बड़े भाई बहन या माता पिता से पूछिएगा, या फिर आप बहुत बचपन से अगर ट्रेवल कर रहे हैं रेल से तो आपने देखा होगा। बाद में कंप्यूटराइज्ड आ गया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कंप्यूटर चला ही नहीं पाते थे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, दैट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी ऐसी परिस्थितियां छोटी छोटी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर भी बच्चे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी बच्चे ये अनएम्प्लॉयमेंट आपको नजर आते रहेंगे। तो दैट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब मैं सारे एग्जांपल को नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के दो कैटेगरीज के अंदर बांट दूंगा, एक जिसको मैं कहूंगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक मैं जिसको कहूंगा, जिसको मैं डिस्कशन करके यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो दो शब्द आएंगे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। आइए उसकी अब चर्चा करते हैं। आपको यह पता चल गया नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है सर वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी मौजूद होता है, कामचोरों की बात नहीं हो रही है। चलिए आइए यहां पर, तो अभी मैं टॉपिक डाल दिया यहां पर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो अब इसके अंदर मैंने दो कैटेगरीज निकाल दी आपके लिए, दो कैटेगरीज निकाल दी यहां पर। एक को कह रहे हैं बच्चे हम, थोड़ा सीधा कर ले, चलिए, तो एक को कह रहे हैं हम यहां पर दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और यहां हम कह रहे हैं इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये दो टर्मिनोलॉजी को हम लोग को समझ करके चलना है बच्चे। अब फ्रिक्शनल में क्या है
दैट इज चेंजिंग ऑफ जॉब्स। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ना, एक जॉब से दूसरे जॉब पे जाने वाला, ये काम होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में। तो दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड, क्या बोल रहे हैं, इट इज एसोसिएटेड टू चेंज इन जॉब्स इन इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको समझाया, एक जॉब से दूसरे जॉब पर जाओ, एक जॉब को छोड़ करके दूसरे जॉब पर जाओ, उसके कारण जो थोड़े दिनों का अनएम्प्लॉयमेंट आता है, दैट इज बच्चे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मैं कुछ और आपको दे सकता हूं इसके अंदर, इमोबिलिटी ऑफ लेबर। मैं आपको और बता रहा हूं, ये फ्रिक्शनल और भी आ रहा है, इमोबिलिटी ऑफ लेबर, यानी लेबर काम तो है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, इमोबाइल है, रीजन जो भी हो, वो अपना घर नहीं छोड़ सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इमोबिलिटी के कारण जो आ रहा है, उनको भी हम लोग कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहां पर लिखा देता हूं बच्चे, कुछ और मैं आपको बता रहा हूं। अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब हैं, मगर जानकारी नहीं है किसी को, अगर भाई वहां पे जॉब वो करना चाहता है, अब ध्यान से सुनिए, वो जॉब करना चाहता है, उसके लिए काम है भी, वो जॉब करना चाहता है, उसके लिए काम है भी, मगर उसको जानकारी नहीं है कि वहां जॉब है, वो जा नहीं पा रहा है। यानी जॉब देने वाला और जॉब लेने वाला आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। क्या हम इसे वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि काम करने वाला चाह रहा है और काम है भी, तो ये तो कहीं ना कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट की ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, लेकिन उसको जानकारी नहीं है कि जाए वहां पर जॉब पकड़ ले। तो लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सब की सब आ रही है बच्चे यहां पर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो ये सारे एग्जांपल्स अब छोटे छोटे से हैं, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। काम चाहता है, काम है भी, मगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, काम रुका हुआ है, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज एग्जांपल आप लिख सकते हैं, दैट इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल के कारण, याद रखिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, यहां पर मूवमेंट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरे जॉब के पास जाने पर, यहां आप देख सकते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं था। ऐसे ऐसे तमाम है बच्चे, आप अपने किताबों के अंदर पढ़ोगे तो बहुत सारे और आपको मिलेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था जिसको हम लोग समझ लिए, दिस इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी होता है, ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रक्चरल में मैंने आपको कहा था बच्चे, टेक्नोलॉजी के कारण डिटोरिएशन हो गया, या फिर कोई इंडस्ट्री लंबे समय से पहले थी, फैशन में थी, अब उनका धीरे धीरे डिटोरिएशन हो रहा है, उन चीजों के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में चेंजेस। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में चेंजेस को हम लोग कह रहे हैं बच्चे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं सच अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। और सबसे बड़ा एग्जांपल उसको मैंने जो आपको दिया ना यहां पर, टेक्नोलॉजी का चेंजेस, यानी फैशन, डिमांड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनके कारण भी डिक्लाइन आता है बच्चे, याद रखिएगा। तो दिस इज आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ एग्जांपल्स अगर इसके मैं देने की कोशिश करूं बच्चे, तो याद रखिएगा यहां पर जैसे आपके लैक ऑफ आपके लेबरर्स पर एक्सपर्टाइज है, उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, तो यहां मैं लिख सकता हूं लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। एग्जांपल, लैक ऑफ एक्सपर्ट, स्किल लिख देता हूं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑन न्यू टेक्नोलॉजी
ये सारी चीजें बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पर। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, नई टेक्नोलॉजी का उनको एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है कुछ समय उनको काम से बाहर रहना पड़े, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी ऐसी परिस्थितियों को हम लोग करेंगे, दैट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो चाहे वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल होगा बच्चे, स्पेलिंग ठीक कर लेना, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे वो फ्रैक्शनल रीजन से हो चाहे स्ट्रक्चरल रीजन से हो, लेकिन दोनों रीजन के कारण स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, या कोई पुरानी टेक्नोलॉजी डिक्लाइन कर रही है, खत्म हो रही है, उनके कारण जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों परिस्थितियां नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाएंगी, जो कि कहता है, इस बात को प्रूव करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो बच्चे ये कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी थी जो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग को स्टार्ट करना था। तो उम्मीद है आप इसका रिवीजन कर लेंगे और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड को। दिमाग में क्या रखना है, मेजरली आपको दिमाग में रखना है फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर जो इक्विलिब्रियम की बात मैंने कही, और अंडर एम्प्लॉयमेंट पर जो मैंने इक्विलिब्रियम की बात कही। मैं उन्हीं दोनों टॉपिक को उठाता हुआ लेकर के आऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड की ओर। इसे आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय।